हम लोग देख रहे थे पिछले क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। तो आयंस क्या है आप समझ गए थे, कैटायंस क्या है, एनायंस क्या है ना। तो आयनिक कंपाउंड नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। रीजन क्या होता है, देखो आयनिक कंपाउंड जब बनता है, इसे हम ले लेते हैं NaCl, काफी कॉमन एग्जांपल है। तो इवन इन सॉलिड स्टेट ये Na+Cl- से बना होता है, माने आयंस रहता है इसमें, मॉलिक्यूल नहीं है, आयन है, इसलिए फार्मूला यूनिट कह सकते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कहते हैं इसको, क्योंकि NaCl का मॉलिक्यूल नहीं होता है। तो ये इवन सॉलिड स्टेट में भी आयंस का बना हुआ है, बट आयंस आर हेल्ड टुगेदर विथ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, देयरफॉर आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, दे आर नॉट फ्री एंड मोबाइल, है ना। तो इसलिए कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी को, है ना। तो आयनिक कंपाउंड्स do not conduct electricity in solid state because ions are not free to move but held together with a strong electrostatic force of attraction. इसे सोडियम क्लोराइड है, लेड ब्रोमाइड है, सब इसका एग्जांपल है ना। अच्छा, आयनिक कंपाउंड्स डिसोसिएट्स इनटू आयन either in molten state और in aqueous solution state। आयनिक कंपाउंड को आप हीट करो, मेल्ट कर जाएगा, तो मोल्टेन स्टेट में आयंस बिकम्स फ्री एंड मोबाइल। या यदि वाटर में डिजोल्व करवा तो एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में भी क्या होगा, आयंस डिजोल्व कर जाएगा, आयंस बिकम्स फ्री एंड मोबाइल, है ना। और ऐसे कंडीशन में अभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, देखो क्या होता है मोल्टेन स्टेट में, क्या होता है, द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट एन आयनिक कंपाउंड, जैसे मान लो NaCl भी हो सकता है, ये क्या करता है, इट वीकन्स द बॉन्ड बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस एंड दे बिकम्स फ्री एंड मोबाइल। जो हीट हम सप्लाई करते हैं, वो हीट एनर्जी अपोजिटली चार्ज आयन के बीच के बॉन्ड को वीक कर देता है, एंड thus दे बिकम्स फ्री एंड मोबाइल, है ना। एंड दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। वाटर जो है इसका नेचर होता है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है वाटर, तो पोलर सॉल्वेंट है ना, विथ हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक टर्म है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिस सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा ना, वो आयनिक कंपाउंड के अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच के बॉन्ड को भी कर देगा, ठीक है ना। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर माने हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर वीकन्स द बॉन्ड बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस एंड thus आयंस बिकम्स फ्री एंड मोबाइल। चाहे आप ऐसे कह सकते हो, यदि H2O यहाँ पर है तो H है, डेल्टा प्लस है, O है, डेल्टा माइनस, है ना, ऐसे बॉन्ड इसमें होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि स्लाइटली देखो ये O जो है ना, इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। पोलर कोवेलेंट में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है, तो +1 या -1 हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ हम +1 -1 लिखते हैं, बिकॉज जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो सोडियम एटम डोनेट्स, सोडियम एटम ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एटम, तो सोडियम आयन बन गया, क्लोराइड आयन बन गया। इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, इनके भी शेयरिंग है। हाँ, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाता है, तो पार्शियल चार्ज अराइज कर जाता है, फ्रैक्शनल चार्ज अराइज करता है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, है ना। इसमें बोल रहे हैं स्लाइटली। तो क्या होता है इसमें कि स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम ऑफ पोलर वाटर, ठीक है, पुल्स exerts a pull on sodium ion। ये ऑक्सीजन जो है ना, सोडियम आयन के ऊपर एक पुल एग्जर्ट करता है। सिमिलरली हाइड्रोजन एटम जो है क्लोराइड आयन पे एक पुल एग्जर्ट करेगा, ठीक है ना। Thus the ions become free and mobile and they are able to conduct electricity। समझ गए आप कि आयनिक कंपाउंड इन मोल्टेन स्टेट और इन aqueous solution state are good electrolytes, they can conduct electricity, है ना। अब एक टर्म है जरा देखो, डिसोसिएशन और आयनाइजेशन, ऐसा के बुक में दिया है, जैसे मैं आता हूं एक बार आपको, है ना। देखो ये आयनिक कंपाउंड है NaCl, है ना। तो इवन इन सॉलिड स्टेट ये Na+ और Cl- का बना हुआ है, हाँ? ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टेन स्टेट में क्या होता है, ये अलग अलग हो गया, Na+ दे दिया प्लस Cl- दे दिया, ठीक है। तो इसे हम डिसोसिएशन कहेंगे, क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन। तो सेपरेशन ऑफ आयंस व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल का नहीं होता है बना हुआ, दे कंसिस्ट ऑफ आयंस। NaCl मॉलिक्यूल नहीं है, इसे फार्मूला कह सकते हो आप, Na+ और Cl- रहता है इवन इन सॉलिड स्टेट, है ना। तो इसमें Na+ Cl- ऑलरेडी प्रेजेंट है,
सिर्फ उसका सेपरेशन हो रहा है, इसे बोलते हैं डिसोसिएशन। सिंपल। तो सेपरेशन ऑफ आयंस व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डिसोसिएशन। सिंपल। अच्छा, यहां मान लो हम लेते हैं HCl, तो HCl यदि गैसियस फॉर्म में है तो मॉलिक्यूल का बना हुआ होगा, यदि ये लिक्विड फॉर्म में है प्योर HCl तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल का बना हुआ होगा, इसमें आयंस नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, इसको यदि वाटर में आप दोगे एक्वस सॉल्यूशन में तो ये देगा H+ और Cl- में टूटेगा, फिर हाइड्रोनियम आयन देगा, वो बात की बात है ना। तो इसे हम बोलेंगे आयनाइजेशन, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है ना, व्हिच आर नॉट इन आयनिक स्टेट, है ना, इज कॉल्ड आयनाइजेशन। तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड का आयनाइजेशन होता है, क्योंकि उसमें पहले से मॉलिक्यूल रहता है और बाद में वो आयन में कन्वर्ट होता है, तो आयनाइजेशन होता है। आयनिक कंपाउंड का डिसोसिएशन होता है। क्लियर हो गई बात आपको, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड में होगा और ये आयनिक कंपाउंड में होगा। हाँ, कोई आइटम में भी इलेक्ट्रॉन लूज करके आयंस बना हुआ है, जैसे मान लो मैग्नीशियम है, आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन Mg+2 बनाता है, तो इसे भी हम कह सकते हैं आयनाइजेशन। सिंपल सी बात है। तो याद रखो आप, पोलर कोवलेंट कंपाउंड का आयनाइजेशन होगा, या एटम से आयन बनता है तो आयनाइजेशन कहेंगे हम, और आयनिक कंपाउंड का आयंस जब अलग अलग होगा तो उसे हम डिसोसिएशन कहेंगे, ठीक है ना, आयनाइजेशन नहीं कहेंगे। डिफरेंस ऑफ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंडक्टर एंड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टर में हम लोग मेटालिक कंडक्टर के बारे में हम बात करते हैं ना, तो पहली बात यह है कि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़े हो 9th क्लास में इवन कि मेटल्स में एटम्स होते हैं, और एटम्स में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिवली चार्ज सप्लाई करें इसे बोलते हैं फ्री। तो बताया आपको हम, जैसे मान लो हम कॉपर वायर की बात करते हैं, हम यदि सिल्वर वायर की बात करते हैं, दे आर मेटालिक कंडक्टर्स, तो ये कंडक्टर है। इसमें क्या होता है कि एटम्स होते हैं, और एटम्स में फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज because nucleus has neutron which is neutral, nucleus has proton which is positively charged, therefore nucleus has positively charged due to presence of proton, है ना। और negatively charged electron revolves around the nucleus on circular path, they are distributed in so many orbits। इस सर्कुलर पाथ को आप ऑर्बिट कहते हो। तो न्यूक्लियस हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पर सो मेनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा उसका डिस्टेंस मैक्सिमम होगा यहाँ से, है ना। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस यदि डबल कर दोगे तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा लीस्ट फोर्स एक्सपीरियंस करता है न्यूक्लियस का, हम इसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, यदि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए पॉजिटिव एंड की तरफ, एक मान लो कोई कंडक्टर एक एंड में पॉजिटिव है, एक नेगेटिव आपने डेवलप किया, तो जो पॉजिटिव एंड है ना उसके तरफ है मूव करना चाहेगा, मतलब वन एटम टू अदर एटम में मूव कर सकता है, इसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। सिंपल। और आयंस में क्या होता है, आयंस इसे मान लीजिए आप एक्वस NaCl लिया आपने, तो NaCl ये डिसोसिएट कर गया Na+ और Cl- में, वाटर भी H+ OH- से डिसोसिएट करेगा, तो इसमें क्या होता है, आयंस मूव करता है। क्या होगा, तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस कंडक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट में, लिक्विड्स में, और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन होता है कंडक्टर में। ये बेसिक डिफरेंस कह सकते हो कि कंडक्टर्स conduct electricity, a conductor conducts electricity in solid state, though molten metals are good conductors। देखो मरकरी जो मेटल ये लिक्विड स्टेट में होता है, गुड कंडक्टर है, लेकिन हम लोग अक्सर जो यूज करते हैं कंडक्टर वो सॉलिड स्टेट में होता है, वो सिल्वर हो, कॉपर हो, जो भी हो, सब एल्युमिनियम हो। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट ओनली, ठीक है ना। अच्छा, ये कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा हो तो डज नॉट डिकम्पोज बट गेट हीटेड ओनली, है ना। कॉपर वायर से करंट फ्लो किया, एल्युमिनियम वायर से कॉपर फ्लो करंट फ्लो किया, तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, कोई नया चीज नहीं बनेगा उसमें, है ना, कोई डिकम्पोजिशन नहीं होगा। आफ्टर पासिंग द करंट एंड बिफोर पासिंग द करंट वो सेम रहेगा, है ना। तो ये फिजिकल चेंज है। क्या है, फिजिकल चेंज है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, दे डिकम्पोजेज एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। आपने देखा था कहीं हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है, कहीं ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, वाटर का आप एसिडेटेड वाटर का कराते हो इलेक्ट्रोलिसिस, तो इसमें क्या होता है कि न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं, है ना।
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डिफरेंट है वाटर से। तीसरी बात है कि फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू फ्री एंड मोबाइल आयंस, सिंपल। तो अब थोड़ा हम लोग देते हैं थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, है ना, आर्हानियस थ्योरी इन्होंने दिया था सबसे पहले। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन क्या होता है ना, हम ऐसे कहें, द प्रोसेस ड्यू टू व्हिच एन आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट्स इनटू आयन, ठीक है, इन फ्यूज्ड स्टेट और इन एक्वा सॉल्यूशन स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो इस पर आर्हानियस थ्योरी है, अब मॉडर्न थ्योरी है। जो मेन फैक्ट्स है हम लोग जरा एक बार उसको देख लेते हैं। पहला तो ये है कि ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, तो पहले तुमको इलेक्ट्रोलिसिस का पहला बताया था हम कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, वो फिगर दिमाग में होगा आपके। तो देखो, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर एन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स इनटू फ्री एंड मोबाइल आयंस दैट इज कैटायंस एंड अनायंस, है ना। इसे मान लिया जाए कि हम एसिडिफाइड वाटर लेते हैं, है ना, तो क्या होता है इसमें, ये H प्लस OH माइनस में डिसोसिएट कर गया, ये H प्लस सल्फेट आयंस में डिसोसिएट कर जाता है, तो भी कर जाता है ना। तो जब इसे हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, तो क्या होता है, वो कैटायंस और आनायंस में डिसोसिएट कर जाएगा, है ना। द आयंस कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड अलाउ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से जो फ्लो ऑफ करंट होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस होता है, ठीक है ना। द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, है ना। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रोलाइट में आयंस मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को अलाउ करता है ना। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। देखो, किसी इलेक्ट्रोलाइट में यदि आयंस ज्यादा है ना तो वो ज्यादा गुड इलेक्ट्रोलाइट है, और यदि आयंस कम है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आयंस नहीं है, ओनली मॉलिक्यूल्स है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना। आपने देखा होगा कि जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, मेनली कंसिस्ट ऑफ आयंस, स्ट्रॉन्ग अल्कली है, मेनली कंसिस्ट ऑफ आयंस, दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट, है ना। वीक एसिड है तो दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एज वेल एज आयंस, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। और कोई यदि मान लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, मान लो एसीटोन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, चाहे प्योर वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर होता है, मॉलिक्यूल्स का बना होता है सिर्फ, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन, ठीक है, कि सॉल्यूशन में आयंस का कंसंट्रेशन हाई होगा वो गुड इलेक्ट्रोलाइट होगा। और द अपोजिटली चार्ज आयंस यूनाइट टू फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। देखो, ये वाटर है ना, तो ये आयंस में डिसोसिएट किया, आयनाइजेशन इसका हुआ, और ये आयंस फिर रीयूनाइट करेगा और मॉलिक्यूल बनाएगा, ये चलता रहता है ना। द अपोजिटली चार्ज आयंस यूनाइट टू फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, thus an electrolytic equilibrium is established between the ions produced and the molecules remaining unionized। कुछ मॉलिक्यूल्स जो अनआयनाइज्ड रहेगा और जो आयंस रहेगा, तो एक्चुअल में होते रहेगा, ये आयंस में ब्रेक करेगा और आयंस फिर रीयूनाइट करेगा, मॉलिक्यूल्स में चलते रहेगा, और इनके बीच एक आयनिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑलवेज इक्वल होगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो, यहाँ +1 +2, यहाँ पे +3 यूनिट, यहाँ भी +3 यूनिट, ये हमेशा इक्वल होगा, है ना। दस द सॉल्यूशन इज इन इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। और देखो जरा, यदि कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें आयनाइजेशन नहीं होगा, दे ओनली कंटेन्स मॉलिक्यूल्स, है ना। जैसे शुगर सॉल्यूशन है, बेंजीन है, डिस्टिल्ड वाटर है, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें आयनाइजेशन नहीं होगा, इसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स रहेगा, है ना। अब देखो जरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, जरा हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखो, द इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वा सॉल्यूशन or in molten state dissociates into free and mobile ions, that is cations है। देखो जरा, the electrolyte in aqueous solution or in molten state dissociates into free and mobile ions, that is cations and anions. The preferential discharge of ions depends on position in the electrochemical series। आगे देखोगे आप, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, तो उसमें आयंस का उसमें ऑर्डर रहता है, कौन ऊपर है कौन नीचे, ऐसा रहता है ना। और वहां से ये तय होता है कि किसका डिस्चार्ज पहले होगा। किसी सॉल्यूशन में भी कॉपर आयन है, H+ आयन है ना, हाइड्रोजन आयन है, तो पहले डिस्चार्ज कौन होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर नीचे है, H+ ऊपर है ना। तो जो ऊपर है ना
उसके ऊपर डिस्चार्ज उसका बाद में होगा और नीचे वाला का डिस्चार्ज पहले होगा, हम डिस्कस करेंगे आगे उसको। तो कॉपर का प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो तुम याद किए हो, कनकता मजाइल याद होगा, चापा, नियर अबाउट वही एक्टिविटी सीरीज ही है नियर अबाउट, ठीक है। देखो आप, तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड अक्रॉस द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू टू इलेक्ट्रोड्स, कैटायंस मूव टुवर्ड्स द कैथोड, डिस्कस कर चुके हैं, एंड अनायंस मूव टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है ना। देखो एट कैथोड जाएगा कैटायन, H प्लस जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन लेगा, H बन के डिपोजिट होगा, H प्लस H H2 देगा, है ना। तो यहाँ पर कैटायन जाता है, कैटायन किसका हो सकता है, या तो हाइड्रोजन का होगा या मेटल का होगा। तो कैथोड पे मेटल आयन का डिपोजिशन होगा या हाइड्रोजन का डिपोजिशन होगा, एंड अनायंस मूव टुवर्ड्स द एनोड। अब यहाँ पर SO4 भी जाएगा, दे देगा 2H2O प्लस 2 का मतलब नेट आ गया, यस सर। तो ये OH जो है, हम वन सुने नहीं तुम लोग का बोला, मैंने हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोक्सिल बना दिया, 4 हाइड्रोक्सिल एटम जो है ना, 4 हाइड्रोक्सिल यूनिट जो है, ये 2H2 प्लस ऑक्सीजन दे देगा, है ना। तो इस तरह से देखा आपने कि अनायन एनोड पे, ये एट एनोड अनायन एनोड पे डिस्चार्ज होगा, कैटायन कैथोड पे डिस्चार्ज होगा। अनायन नॉन मेटल का होता है ना, तो नॉन मेटल्स का डिस्चार्ज होता है एनोड पे, और मेटल्स का कैटायन उसका डिस्चार्ज होता है कैथोड पे, है ना। अच्छा देखो जरा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द एनोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द कैथोड। ध्यान देना एक बात, हम इसको जो डिस्कस करेंगे वहां भी प्रूफ कर देंगे, चाहे यहाँ भी कर देते हैं। देखो आप इसको जरा बैलेंस कर लेते हैं, ध्यान दो जरा। ये 4 OH यूनिट चाहिए, तो एक O2 बनेगा। 4 OH के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तुम ऐसे भी लिखो, मार्क्स मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा देखो कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये समझने की कोशिश करो। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब आपके पास 4H प्लस आ गया ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बैलेंस हो गया। यहाँ 4H मिला है, तो 2H प्लस 2H कर दो, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों काम कर सकते हो आप, ठीक है। अब बैलेंस हो गया, देखो तो अब बैलेंस हो गया ना। यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो आपने क्या किया, हमने 4 वाटर मॉलिक्यूल लिया, फाइनल रिएक्शन में क्या हुआ, 4H2O मॉलिक्यूल आपने लिया, क्लियर हो गया। मिला क्या आपको, 2H2 मिला, 2H2 मिला, प्लस एक ऑक्सीजन प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल मिला, है ना। तो ऑन दी होल रिएक्शन क्या हुआ, ट्वाइस H2O with a 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 1 ऑक्सीजन, ये दिया आपको, है ना। अब जरा सोचो आप, ये 4 हाइड्रोजन मिला, तो यहाँ पर 4 into 1 4 इलेक्ट्रॉन कैथोड दिया। कितना इलेक्ट्रॉन दिया, कैथोड 4 इलेक्ट्रॉन दिया, है ना। एक ऑक्सीजन है ना यहाँ, ठीक है। तो देखो एक ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर देखो 4 OH चाहिए, 4 OH जब डिस्चार्ज है तो 4 into इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन एनोड जो है ये गेन किया, है ना। तो कैथोड पे 4 इलेक्ट्रॉन मिला, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दिया कैथोड, एनोड 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया, क्लियर हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया ना। तो कैथोड एनोड पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना चाहिए, याद रही बात, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय द एनोड, एनोड कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द कैथोड। कैथोड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, 4 into 1 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, समझा की बात। अच्छा देखो जरा, हाइड्रोजन गैस और मेटल्स आर लिबरेटेड एट द कैथोड, इसीलिए मेटल्स को या हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं, है ना। और नॉन मेटल्स आर लिबरेटेड एट एनोड, ठीक है, अनायन एनोड, तो इसीलिए नॉन मेटल्स को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं, एनोड पे डिस्चार्ज होता है ना। और मास ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट द एनोड, एनोड पे या कैथोड पे जो ये सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से प्रोड्यूस होता है, इसका मास ये प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट के। सिंपल सी बात है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास करोगे तो ज्यादा मास लिबरेट होगा। तो ये था आपका थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इसमें सबसे पहला थ्योरी आर्हेनियस ने दिया था, फिर मॉडर्न थ्योरी आया था। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो जरा। आर्हेनियस कंसीडर्ड दैट वाटर आयोडाइजेज इन आयनाइज इलेक्ट्रोलाइट, है ना, वाटर आयनाइजेज द इलेक्ट्रोलाइट, जबकि ऐसा है नहीं। जिसे NaCl को हम वाटर में यदि डिजोल्व करते हैं तो वाटर NaCl को आयनाइज नहीं करता है, आयंस तो पहले से उसमें है, सिर्फ आयंस को अलग करता है, डिसोसिएट करता है ना। तो इन फैक्ट इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयनिक इवन इन सॉलिड स्टेट,
their ions are held by a strong electrostatic force of electrostatic force, है ना, which makes them immobile, है ना। वाटर का काम क्या है, वाटर renders these ions mobile, है ना, वाटर इन आयंस को खाली मोबाइल कर देता है बाय ब्रेकिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्सेस, आयनिक कंपाउंड के बीच के फोर्स को वीक कर देता है, ब्रेक कर देता है और आयंस को फ्री कर देता है। वाटर नहीं करता है, वाटर उसको आयनाइज नहीं करता है। आर्हेनियस का ये कहना था कि वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को आयनिक कंपाउंड को आयनाइज करता है, यहाँ पर उनका रॉन्ग था। बस ये डिफरेंस है, ठीक है ना। आप समझ गए हैं, फोटो बाद में अब बुक का ही है, दे देंगे आपको, सामने दे देंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड, है ना। लेड ब्रोमाइड का नेचर आयनिक होता है ना, आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, तो इसे मोल्टेन स्टेट में हम इसे इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड, है ना। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है ये सिलिका का बना होता है, सिलिका का बना होता है ना। सिलिका क्रूसिबल है, इसका रीजन ये है कि लेड ब्रोमाइड को मोल्टेन फॉर्म में लाना है आपको, है ना। तो हम लोग कंटिन्यूअस हीट करते हैं और इसका मेल्टिंग पॉइंट लेड ब्रोमाइड का 380 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो टेम्परेचर स्लाइटली अबव 380 मेंटेन करना हो सकता है आपको, हाई टेम्परेचर मेंटेन करना होगा आपको, है ना। तो सिलिका का प्रॉपर्टी जो है ये नॉन रिएक्टिव है, बताए थे आपको कि जो सेल होता है ना वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, है ना। जो केमिकल्स अंदर में उसे रिएक्ट ना करे तो नॉन रिएक्टिव है। दूसरी बात हीट रेजिस्टेंट है, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। और तीसरी बात है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तीन इसकी प्रॉपर्टी है ना। पहला है नॉन रिएक्टिव, दूसरा हो गया हीट रेजिस्टेंट और तीसरा हो गया नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम इसे यूज करते हैं, सिंपल। अब है इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं लेड ब्रोमाइड, लेकिन कैसा, मोल्टेन ब्रोमाइड, मोल्टेन लेड ब्रोमाइड, मोल्टेन लेड ब्रोमाइड हम यूज करते हैं, ठीक है ना। क्या रुक गया फिर, हो गया इसमें डाल दिए ना, हाँ ना हम यहाँ से सिखा देंगे, जो कल पढ़ाए थे सिखा देंगे, कल ये यहाँ से सिखा देंगे, व्हाट्सएप में किधर निकाल दीजिए, स्क्रीन पर निकाल दें, हम दिखा देंगे, कल से चला के दिखाना होगा, लैपटॉप दिखा देंगे, हम बोलेंगे। तो देखो आप सुनो, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, मोल्टेन लेड ब्रोमाइड, है ना। और इलेक्ट्रोड जो होता है ना, इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का रहता है, यूज करते हैं ग्रेफाइट, है ना। ब्रोमीन वेपर काफी रिएक्टिव होता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, प्लैटिनम मेटल वगैरह से रिएक्ट कर सकता है, तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं ताकि उसे ये अनअफेक्टेड रहे। क्लियर होगी बात। अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्रॉम 12 वोल्ट बैटरी इज यूज्ड, इतना काम करते हैं हम लोग। फिगर है, ये हो गया सिलिका क्रूसिबल, देख रहे हो आप यहाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया सिलिका क्रूसिबल, है ना। सिलिका क्यों हमने यूज किया है, बिकॉज इट इज नॉन रिएक्टिव, ब्रोमीन वेपर वगैरह इसमें निकलता है जो हाईली रिएक्टिव होता है, तो सिलिका उससे प्रभावित नहीं रहेगा, नॉन रिएक्टिव है, हीट रेजिस्टेंट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट जो है ये मोल्टेन लेड ब्रोमाइड है, मोल्टेन लेड ब्रोमाइड, है ना। एक्चुअल में ये लेड ब्रोमाइड मेल्ट करता है 380 डिग्री सेल्सियस पर, तो टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं बाय कंटिन्यूअस हीटिंग बाय ए बर्नर। देखो ये बर्नर है, यहाँ से कंटिन्यूअस हीट सप्लाई करते हैं और 380 या थोड़ा इसके अबव टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं और इसकी मेल्टिंग होती है, मोल्टेन स्टेट में रहता है, सिंपल सी बात है ना। और ये दो इलेक्ट्रोड जो यूज किया गया, इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया, है ना। ये दोनों इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का रहता है ना, ये एनोड है ग्रेफाइट का है, एनोड देखो ये बड़ा वाला लाइन है ना, पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव एनोड होगा, तो ग्रेफाइट का एनोड है और ये माइनस है छोटा लाइन, है ना, तो सेल का या बैटरी का, तो ये हो गया आपका ग्रेफाइट कैथोड, सिंपल। तो दोनों इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का होता है, ये इनर्ट होता है, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय ब्रोमीन वेपर्स, सिंपल सी बात है, इसलिए इसका हम यूज करते हैं। तो फिगर आप इसका रिएक्शन देखो जरा, पहला है डिसोसिएशन ऑफ लेड ब्रोमाइड, है ना, ये है लेड ब्रोमाइड, ये डिसोसिएट करेगा Pb+2 + 2Br-1, सिंपल हो गया, है ना।
क्या होगा, एट कैथोड बताए थे आपको, सी से कैथोड, सी से कटायन, चूंकि ये निगेटिव वाला होता है इलेक्ट्रॉन ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा, कटायन जाएगा, Pb+2 जाएगा, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Pb बना के डिपोजिट हो जाएगा, Pb बना के यहाँ डिपोजिट हो गया, ठीक है ना। अब है एट एनोड, एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है ये, तो ए से आनायन, ए से एनोड, यहाँ पर आनायन माइग्रेट करेगा, तो Br-1 जाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ले सकता है इसका, और Br बन के डिपोजिट हो जाएगा, है ना। Br एटॉमिक फॉर्म में है, तो Br प्लस Br गिव्स Br2, है ना, Br2 देगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैथोड पे लेड डिपोजिट हो रहा है और एनोड पे ब्रोमीन वेपर्स आर इवॉल्व, है ना। विजुअल चेंज क्या होगा, देखो सिल्वरी ग्रे मेटल, इसका कलर कैसा है, सिल्वरी ग्रे, ये कैसा होता है, सिल्वरी ग्रे मेटल, लेड इज डिपोजिटेड एट द कैथोड, ठीक है, और रेडिश ब्राउन या डार्क रेडिश ब्राउन भी कहते हैं, ये कैसा है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ये आपको दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हेलो, यस सर। रेडिश ब्राउन ब्रोमीन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन आर इवॉल्व एट द एनोड, ठीक है। और तीसरी बात है कि अमाउंट ऑफ लेड ब्रोमाइड डिक्रीज है, ये लेड ब्रोमाइड जो है ना, इसका अमाउंट डिक्रीज करेगा। तो विजुअल चेंज तीन है ये आपका, पहला है एट कैथोड सिल्वरी ग्रे मेटल लेड इज डिपोजिटेड, एट एनोड रेडिश ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन आर इवॉल्व, और अमाउंट ऑफ लेड ब्रोमाइड डिक्रीज है, तो ये चेंजेस होते हैं, समझ गए। इलेक्ट्रोलिसिस इज रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, हम तो मिटा दिए इसको, लेकिन फिर से थोड़ा सा देख लो आप, इसमें बताया था कैथोड पे क्या हो रहा था, एक सेकेंड, Pb+2 गया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया और Pb डिपोजिट हो गया ना, एट एनोड Br- इलेक्ट्रॉन लूज करके ब्रोमीन बनाया, अब Br+Br गिव्स Br, है ना। देखो एट कैथोड कटायंस आर डिस्चार्ज बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर कटायन डिस्चार्ज हुआ है, कैसे हुआ है, गेनिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन हुआ है, तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे कटायंस जाएगा, कोई मेटालिक आयन जाएगा या हाइड्रोजन जाएगा, है ना, बाय दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दे गेन इलेक्ट्रॉन एंड डिस्चार्ज एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा, ये फिर बल्टर फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन में भी है, तो है ना। तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो यहाँ रिडक्शन हुआ है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कटायन जो है Pb+2 ये रिड्यूस हुआ Pb, है ना, तो कटायन लेड आयन इज रिड्यूस टू लेड मेटल, तो रिडक्शन हुआ यहाँ पर देखो जरा, ब्रोमीन आयन गया, अब ब्रोमीन बनाया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। याद रखो ए से एनोड, ए से एनायन, ऑक्सीडेशन भी कुछ मिलता जुलता कर रहा है ना, यहाँ पर सी से कैथोड, सी से कटायन, और रिडक्शन यहाँ पर होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियस इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, देयरफॉर इट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, है ना। क्या हुआ, तो ऑक्सीडेशन, पहले यहाँ देखो, फिर से एक बार देख लो कि एट कैथोड कटायंस आर डिस्चार्ज बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एट एनोड आनायंस आर डिस्चार्ज, मतलब चार्ज लूज करता है, कैसे, बाय गेनिंग, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ रिडक्शन हुआ, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously in a redox reaction, ठीक है। Therefore, electrolysis is an example of a redox reaction. अब देखो factors influencing the preferential discharge of ions, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में at a time more than one cations हो सकते हैं, more than one anions हो सकते हैं, तो कैसे डिस्चार्ज होगा, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज क्या, पहले डिस्चार्ज किसका होगा, ये क्वेश्चन है ना। तो इसमें तीन बेसिस है जिसका हम डिस्कस करेंगे। पहला तो ये है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसमें आयंस का पोजीशन क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। और दूसरा है द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस का कंसंट्रेशन कैसे है, इस पर डिपेंड करेगा। और तीसरा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है जो रिएक्शन में अनअफेक्टेड रहता है,
कुछ एक्टिव इलेक्ट्रॉन होता है जो रिएक्शन में भाग लेता है, तो उससे भी डिपेंड करता है। तो तीनों को हम अलग अलग देखेंगे, है ना। पहले देखो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ नहीं था, जो आप पढ़े तो पढ़े ना, याद होगा आपको। ये शुरुआत करने यहाँ से काम आपका चल जाएगा, है ना। के फॉर पोटेशियम, Na फॉर सोडियम, Ca फॉर कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, A फॉर एल्यूमिनियम, है ना, Z फॉर जिंक बन जाएगा। तो यहाँ पर कॉपर है, इसके बाद से मरकरी है, इसके बाद से ये सिल्वर इसमें दिया नहीं है, तुम्हारे बुक में सिल्वर दिया होगा, जरूर होगा सिल्वर, देखो तो है बुक में, कोई देख लेते हैं हम। ऐसे इस लिस्ट से ही कोई क्वेश्चन आएगा तो असल हो जाता है, कि 2-3 आता है वो इसमें पता चल जाएगा इतने से ही। तो फिर भी हम एक बार लिस्ट ट्रेस कर लेते हैं, है ना। हाँ सिल्वर है, एच के बाद सिल्वर है ना, तब गोल्ड है, तब लास्ट में प्लेटिनम है। प्लेटिनम गोल्ड ऊपर में है यहाँ पर, है ना, गोल्ड पहले है और तब यहाँ प्लेटिनम है ना, ठीक है ना, तब यहाँ पर प्लेटिनम हो गया आपका, बाकी सब ठीक है। दूसरा है पोटेशियम के बाद कैल्शियम है, यहाँ पर पोटेशियम के बाद क्या है, कैल्शियम है, और तब सोडियम है, चेंज है यहाँ पर, है ना। फिर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक, आयरन, लेड, अब ठीक है। इसमें ये +1, +2, +1, +2, +3, +2, +2 प्लस लेड में 4 दिया हुआ है, 2 है, 3 भी बीच में आया है, उसका यूज बहुत कम ही आता है ना। Ag ऐसे ही Cu+2 है, मरकरी का 2 है प्लस में, है ना, सिल्वर का +1 है, गोल्ड का +3 है। तो देखो जरा, ये एक लिस्ट है, इस याद नहीं करना है, आपको एक आइडिया पहले से है, वो खाली ये लिस्ट याद है, कल का हमारी छपा वाला यदि लिस्ट आपको याद है तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगी कौन पहले रहेगा। देखो यहाँ पर इसे मान लिया जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, एक्टिविटी सीरीज नहीं है ना, इसे मिटा दिया उसको मैंने। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि ये एट अ टाइम K+, ठीक है, Mg+2, ये दोनों आयंस प्रेजेंट है, एक H+1 भी सपोज करो प्रेजेंट है, हो गया। ये तीनों का आयंस जो है ना माइग्रेट करता है टुवर्ड्स द कैथोड डिस्चार्ज होने के लिए। तो देखो आप, ये एक्टिविटी साइड में ऊपर है तो ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये थोड़ा नीचे है लेस रिएक्टिव है, ये सबसे नीचे है तो लिस्ट रिएक्टिव है, सिंपल सी बात है। तो इसका नेचर अपना क्या है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, माने टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इसमें है ना। और जब डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है। K+1 यदि है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब K बनाएगा, ये H बनाएगा, ठीक है ना। तो देखो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी ना, तो इसका डिस्चार्ज होगा नहीं होगा, तो डिस्चार्ज इसका सबसे बाद में होगा, है ना। और ये H+1 है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसकी काफी कम होती है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके रेस्टेट में पहले गेन करेगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। बात समझा गई ना, ठीक है, हुआ। तो बुक हटा दो आप। देखो जरा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है ना, देखो दूसरी बात है, पहला बताया आपको कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहला है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, माने पहले डिस्चार्ज कौन होगा, है ना, डिस्चार्ज ऑफ आयंस, है ना। पहला है रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। देखो लोअर द पोजीशन ऑफ एन आयन इन द सीरीज, more easily it gets discharged at the electrode, ठीक है। lower the position, more easily it gets discharged, बस याद रखो। जैसे हाइड्रोजन का पोजीशन लोअर है तो ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी कम है। अब पोटेशियम का पोजीशन हायर है तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी मैक्सिमम है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इसमें मैक्सिमम है, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम है ना। अब इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो इजीली गेन करेगा, ये इजीली गेन नहीं करेगा, तो ये पहले डिस्चार्ज होगा, ये बाद में डिस्चार्ज होगा। क्लियर हो गया आपको, सिंपल, ठीक है। तो एज द रिएक्टिविटी ऑफ कैटायन डिक्रीजेज, ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, जब नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ कैटायन डिक्रीज करता है, तो द ईज विथ व्हिच इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, ठीक है। तो हाइड्रोजन मोर इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जबकि मैग्नीशियम, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है और लोअर पोजीशन इसका है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये पहले डिस्चार्ज होगा। पोटेशियम ये ऊपर है, मोर रिएक्टिव है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है,
तो ये इलेक्ट्रॉन इजिली एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये बाद में डिस्चार्ज होगा। तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज हाइड्रोजन का पहले होगा जिसका पोजीशन लोअर है। सिंपल सी बात है ना। तो अब देखो अनायन का भी एक सीरीज होता है ना। अनायन का देखो आप जरा, ये है कॉमन जो है सल्फेट है, नाइट्रेट है ना, क्लोराइड है, हाइड्रोक्सिल है, ऐसे है सब, है ना। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है जरा देखो आप, आयोडीन भी हो सकता है यहाँ पर, I-1, OH-1, ये सब है ना। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है इसकी, है ना। तो रिएक्टिविटी जब डिक्रीज होती है तो इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना है, जबकि ये तो अनायन है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करना इसका काम होता है। तो जो लेस रिएक्टिव होगा वो इजीली लूज कर देगा, और जो मोर रिएक्टिव होगा इजीली लूज नहीं करेगा, है ना। तो लोअर जिसका पोजीशन है ना वो लेस रिएक्टिव है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज इसका होगा, पहले डिस्चार्ज होगा, पहले OH-1 से OH बनाएगा, है ना। और इसमें लूज करने की टेंडेंसी चूंकि कम है, गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, रिवर्स है। तो ये इसका डिस्चार्ज बाद में होगा, है ना। ये पहले डिस्चार्ज होगा, ये बाद में डिस्चार्ज होगा, सिंपल सी बात है। तो एज द रिएक्टिविटी ऑफ एन अनायन डिक्रीजेस, द ईज विथ व्हिच इट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो है ना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो समझ गया, ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। लोअर द पोजीशन easier to discharge the cation, अब प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज उसी का होगा जिसका पोजीशन लोअर होगा। यहाँ पर भी क्या है, लोअर द पोजीशन लेस रिएक्टिव होता है वो, है ना, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अब प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होता है। इतना समझ के पहले बोलो, टेल मी। यस सर। अब इसका मॉलिक्यूल्स तो एक नॉन कंडक्टर होगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि ट्रेसेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया गया, थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO मिला देते हैं, ठीक है ना। द एसिड डिसोसिएट्स इनटू H+ आयन एंड सल्फेट आयन, है ना, एंड हेल्प्स इन डिसोसिएटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, एज वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, तो इसको डाइल्यूट एसिड जो है ना डिसोसिएट कर देता है H+ आयन, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन में, है ना। As dilute sulfuric acid catalyze the dissociation of water, हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को कहते हैं। इट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज कंसीडर्ड एज catalytic acid catalyze the dissociation of water, therefore electrolysis of water is also known as catalysis, है ना। अब देखो जरा, हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये वोलेटाइल होता है, सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम का बना रहता है, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं हम लोग। अब देखो रिएक्शन कैसे होगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये वाटर है, ये डिसोसिएट किया, ये आयनाइज किया H+ प्लस सल्फेट रेडिकल में, है ना, और वाटर करेगा H+ हाइड्रोक्सिल रेडिकल में करेगा, सिंपल सी बात है ना। अब क्या होगा, एट कैथोड, ठीक है, समझा देते तो कुछ और है, तो बोर्ड नहीं दिख रहा है लोग। अच्छा देखो जरा, फिर काम पड़ेगा। तो ये H2SO4 डिसोसिएट किया 2H+ एंड सल्फेट रेडिकल में, वाटर किया हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में, सिंपल सी बात है। अब देखो क्या होगा, एट कैथोड, एट कैथोड बताया था आपको, C से कैथोड और C से कटायन, तो कटायन जाएगा, कटायन ओनली इसमें H+ है तो H+ जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, डिस्चार्ज होगा, H बन जाएगा। H एटम है, अनस्टेबल है, तो H+H गिव्स H2, हाइड्रोजन देगा। अब देखो आप, एट एनोड, A से अनायन, A से एनोड, अनायन जाएगा, तो ये जाएगा आपका OH-, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, OH बना देगा, ठीक है। और याद रखना OH अनस्टेबल होता है, OH हाइड्रोक्सिल आयन है तो सॉल्यूशन में एग्जिट करेगा वो, लेकिन यदि आयन चार्ज लूज कर दिया तो अनस्टेबल हो गया। ये देखो, ये 4 यूनिट इसका लेंगे हम लोग, ये H2O बना देगा, ये H2O बना देगा, O+O मिलकर O2 दे देगा, है ना। तो 4OH क्या लिखोगे आप, 4OH gives twice H2O प्लस O2, सिंपल सी बात है। अब इस इक्वेशन को एक बार हम बैलेंस किए थे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बैलेंस करोगे तो कंफ्यूजन लगता है उसमें, तुम नहीं करो ना तो अभी इतना लिख दो, मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। लेकिन जो लोग कर सकते हो बैलेंस, कंफ्यूज ना हो, उनके लिए देखो जरा, हाँ ध्यान दो जरा।
4 OH एक मॉलिक्यूल कम से कम ऑक्सीजन बनना चाहिए, तो मिनिमम 4 यूनिट हम शो करेंगे यहाँ पर OH का ना। तो इसलिए क्या करोगे आप कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली, 4 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 4 OH आ गया ना। अब देखो यहाँ ये 4 OH बना है ना, तो यहाँ पर OH मिला हमको, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, होगा तो 4 OH मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 OH के साथ 4H प्लस मिलेगा, तो यहाँ तो H प्लस एक ही हमने शो किया है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 4H प्लस हमको मिल गया, ठीक है। अब देखो 4H प्लस 4H दिया, तो 2H प्लस 2H क्या देगा, 2H2 देगा, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब सब बैलेंस हो गया ना, ठीक है। तो ऑन दी होल रिएक्शन क्या होगा, देखो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया वाटर को, तो हम 4 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, कितना लेंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, 4H2O हमने लिया, सिंपल। और रिएक्शन जब हुआ तो देखो हमको क्या मिला, 2H2 मिला कैथोड पे, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिला कहां पे, एनोड पे, तो मिला हमको 2H2 प्लस 4, ठीक है। 2 वाटर मॉलिक्यूल मिला ना यहाँ, तो प्लस 2H2O मिला हमको, है ना। तो हम इसको पूरा नहीं ऐसे कर देते हैं, इसको माइनस कर दो लाके यहाँ से, तो 2H2O गिव्स 2H2 प्लस 4, यही है ओवरऑल रिएक्शन, ये है ओवरऑल रिएक्शन, सिंपल हो गया, ठीक है। तो आप इसको बैलेंस ना करो, आप सिर्फ ओवरऑल रिएक्शन में लिख देना। ये आपको समझ में आ गया कि कैसे आया रिएक्शन, क्लियर हुआ। तो यदि आप ऐसे कर सकते हो तो अच्छी बात है, यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इसको बैलेंस दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये लिख दो आप, बिना बैलेंस किए, बिना फोर्स मल्टीप्लाई किए, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन ये लिख दोगे, हो गया ना, ठीक है। तो अब देखो जरा, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 molecule, concentration of sulfuric acid molecule increases at the anode and decreases at the cathode, ठीक है। होता देखो क्या है, एनोड पे क्या होता है, देखो सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ इंक्रीज किया, एनोड पे, और डिक्रीज किया है कहाँ पे, कैथोड पे। देखो कैथोड पे चूंकि H प्लस का डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो H प्लस का कंसेंट्रेशन घटेगा, एसिडिटी घटेगी, है ना। और दूसरी बात है कि सल्फेट रेडिकल यहाँ आ रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पर H प्लस भी है, तो एसिडिटी यहाँ ज्यादा रहेगी, एसिडिटी यहाँ पर कम रहेगी, तो एनोड पे एसिडिटी डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, और कैथोड पे एसिडिटी डिक्रीज करेगा, सिंपल सी बात है। अब विजुअल चेंजेस क्या होगा, देखो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व एट कैथोड, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। इसका टेस्ट आप कर सकते हो, कुछ टेस्ट होता है तो जानते हो आप, पॉप से बर्न करेगा यदि एयर मिक्स हो तो, चलो बाद की बात है। और दूसरा है ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट एनोड, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व एट कैथोड, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट एनोड। और देखो दूसरी बात, इनका मॉलिक्यूलर रेशियो क्या है, 2:1 है ना, तो वॉल्यूम का रेशियो भी मॉलिक्यूलर रेशियो में होता है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यदि यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स इसका है तो इसका वॉल्यूम 2:1 में होगा, सिंपल। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इवॉल्व एट कैथोड एंड एनोड इन द रेशियो 2:1 बाई वॉल्यूम, समझ गया। ये तुम लोग मोल कंसेप्ट में पढ़े होंगे ना, या जान लो आप कि मॉलिक्यूल का जो रेशियो है उसी रेशियो में इसका वॉल्यूम भी रहेगा, सिंपल सी बात है। तो आप समझ गए इसका इलेक्ट्रोलिसिस, कोई दिक्कत